हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आगे भी ठीक ही रहना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। और इसके अंदर आज हम क्लासिकल फ्रेमवर्क के दो कंसेप्ट ढंग से समझेंगे, ग्राफ समझेंगे विद डेप्थ, आसान लैंग्वेज में, विद क्लैरिटी से। और उम्मीद करता हूँ कुछ समस्या नहीं आएगी आपको। अगर समस्या आपको आती है तो आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं हर एक कमेंट्स रीड करूंगा और पोस्ट करूंगा, कुछ रिप्लाई कर सकूं, वीडियोस की बना सकूं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड अप्रोच से हम क्लासिकल फ्रेमवर्क देखेंगे। क्लासिकल फ्रेमवर्क जो बेसिकली सेल्स इकोनॉमिस्ट ने कहा है, सेल्स इकोनॉमिस्ट, इसने बेसिकली दो बातें बोली हैं। पहली बात ये, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्धारण करती है। और सेकंड पॉइंट, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मजदूरी की कीमत जो है उसमें गतिशीलता होती रहती है। अभी कैसे संभव होगा उसको हम ग्राफ के जरिए पर देखते हैं। सबसे पहला हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पर है आपकी वेज रेट, और यहां पर है आपकी क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो हमें एक बात समझनी चाहिए, अगर कोई फर्म है वो सप्लाई या डिमांड कब कब कैसे कैसे करने वाली है। जो फर्म है वो डिमांड कब करेगी, अगर किसी फर्म को हाई वेज रेट देना पड़ेगा तो वो लेबर डिमांड कम करेगी, ज्यादा करेगी, वो लेबर डिमांड कम करेगी। ऑब्वियसली अगर मुझे मजदूर को हाई सैलरी देनी पड़ेगी, हाई मजदूरी देनी पड़ेगी, तो ये संभव है कि वो कम वेज, कम मजदूरी रखेगा। यानी अगर वेज इतना होगा तो वो लगभग इतने लेबर ही रखेगा। अगर मजदूरी मुझे कम देनी पड़े तो ये संभव है कि लेबर की मात्रा को बढ़ा सकूं, एक के बजाय दो लेबर में कर सकूं। इस तरह से मजदूरी अगर और कम होगी तो लेबर की मात्रा पर आपकी बढ़ सकती है, इस तरह से, इस तरह से। और आपने एक बात देखी कि ये आपका ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट पोजीशन पे आ रहा है। यानी आपने एक बात समझ लिया कि वेज रेट और डिमांड किसकी, लेबर की, इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर आपकी मजदूरी हाई रहेगी तो डिमांड को फर्म लो करेगी, और अगर मजदूरी रेट कम होगी तो डिमांड जो है वो हाई करेगी। समझ गए होंगे आप लोग। ये है बेसिकली किसी फर्म का लेबर की डिमांड का कर्व, लेबर की डिमांड का कर्व। अब हम जानेंगे कि सप्लाई जो है उसका कर्व कैसे बनेगा। यहां पर मैं सेम ले रहा हूं, ये है आपकी वेज प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी ऑफ लेबर। फर्म की पूर्ति, सप्लाई जो है, सप्लाई का बनाने वाले हैं। लेबर सप्लाई कौन करता है, जो मजदूर है। मजदूर क्या चाहते हैं, मजदूर ये चाहते हैं जितनी हाई मजदूरी मिलेगी उतने ज्यादा हम काम करने को तैयार रहेंगे। मजदूरी हाई रहेगी तो लेबर भी आपके ज्यादा इकोनॉमी में रहेंगे। इस प्रकार से अगर मजदूरी कम मिलेगी फर्म के द्वारा तो ये संभव है कि लेबर भी कम ही एम्प्लॉयड होंगे, यानी इस तरह से या इस तरह से और इस तरह से। ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये आपको ये दिखा रहा है कि अगर वेज रेट हाई होगी तो लेबर ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे, वेज रेट कम होगी तो लेबर कम एम्प्लॉयड होंगे। और आप एक बात देख पा रहे होंगे, ये आपका बेसिकली लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अपवर्ड सिचुएशन यानी पॉजिटिव। ये बेसिकली क्या है, लेबर की सप्लाई का कर्व। आपने एक बात जानी क्या कि वेज रेट और डिमांड रिलेशन कैसा होता है, अपोजिट, नेगेटिव, ऋणात्मक। एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। जबकि अगर सप्लाई की बात करोगे इसमें क्या होगा कि फर्म आपकी जो वेज रेट है और सप्लाई जो है किसकी, लेबर की, उसमें रिलेशन कैसा होगा। अगर वेज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई
बढ़ेगी। आप देख पा रहे होंगे वेज रेट बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ी, वेज रेट बढ़ा, सप्लाई और बढ़ी, वेज रेट बढ़ा, सप्लाई और बढ़ी। और अगर वेज रेट कम होगा तो सप्लाई भी आपकी कम होगी, वेज रेट अगर कम होगा तो सप्लाई आपकी कम होगी। आपने ये बात समझ लिया कि रिलेशन कैसा होगा इन दोनों के बीच। अब हमें कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे इन दोनों का, जहां पर मैं डिमांड सप्लाई दोनों को बनाने वाला हूं। सबसे पहले डिमांड कर्व कैसा बनता है आपका, इस प्रकार से। ये क्या है आपका डिमांड कर्व, इसका लेबर का। ये आपके सेम रहेंगे, क्या रहेगा, ये वेज प्राइस यानी कीमत दर, और यहां क्या रहेगी आपकी क्वांटिटी ऑफ लेबर। आपने जाना कि डिमांड कैसे आती है आपकी ऊपर से नीचे, सप्लाई कैसे आती है आपकी नीचे से ऊपर, इस प्रकार से। दोनों कर मर्ज कर दी मैंने इसके अंदर। अच्छा, ये क्या है आपकी सप्लाई, ये क्या है डिमांड। जहां डिमांड सप्लाई कट करते हैं आपस में, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन की अवस्था या संतुलन बिंदु। ये तो हमने जान लिया, लेकिन मेन बात जो थी क्या, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, गतिशीलता कैसे एक कीमत में मजदूरी की, वो जानने वाले हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो ट्रायंगल जो है, ये जो एरिया जो है, यहाँ पर सप्लाई आपकी अधिक है और डिमांड आपकी कम है। समझ पा रहे होंगे, सप्लाई आपकी अधिक है यहाँ पर और डिमांड आपकी कम है। अब एक बात समझिए कि फर्म जो है डिमांड कम कर रही है, किसकी, मजदूरों की। फर्म को जरूरत ही नहीं है मजदूर की, मजदूर उसके पास पूरे हैं, लेकिन सप्लाई बहुत सारी है। यानी कि फर्म को जरूरत नहीं लेबर की बिल्कुल भी, लेकिन मार्केट में लेबर भरे पड़े, मार्केट में लेबर बहुत सारे हैं। यानी कि ये क्या दिखा रहा है आपका एरिया, ये एरिया क्या दिखा रहा है, ये एरिया दिखा रहा है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इसे बोलेंगे बेरोजगारी। जहां फर्म की सप्लाई अधिक है लेकिन डिमांड फर्म कम कर रही है, फर्म लेबर रखना नहीं चाहती, इसे क्या बोलोगे, अनएम्प्लॉयमेंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी लेबर की सप्लाई लेबर डिमांड से अधिक होगी, जब भी लेबर की सप्लाई लेबर डिमांड से अधिक होगी, तो क्या होगा, क्या होगा आपका मनी वेज रिड्यूस होगी ही होगी, मनी वेज रिड्यूस होगी ही होगी। अब वो कैसे होगी, अब एक बात मान के चलिए, अगर फर्म डिमांड कम कर रही है, ठीक है जी, फर्म डिमांड कम कर रही है और मार्केट में सप्लायर के लेबर बहुत सारे हैं, ऐसी अवस्था में वो जो प्राइस है वेज का वो अपने अकॉर्डिंग देगी। उसे पता है अगर आप इस पे नहीं मानोगे तो हम किसी और को हायर कर लेंगे, है ना, बेरोजगारी बहुत सारी है, तो मनी वेज को रिड्यूस करेगी। एक बात समझना, अगर मनी वेज रिड्यूस होगा, अगर वेज रिड्यूस होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, वो भी क्या होगी आपकी कम होगी। अगर आप मजदूरी कम दोगे मजदूर को, तो उत्पादन की लागत भी आपकी कम लगेगी। उत्पादन की लागत कम लगेगी तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस वो भी आपका कम होगा। बेसिकली प्रोडक्ट प्राइस कम होगा तो क्या होगा, डिमांड आपकी बढ़ेगी। कैसे, लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार। मांग का नियम क्या बोलता है, प्राइस कम होगी तो डिमांड आपके बढ़ेंगे। अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सेल भी आपकी बढ़ेगी। और अगर आपको सेल को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, लेबर को अधिक से अधिक एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, आपको लेबर को अधिक से अधिक एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। यानी आपने एक बात जान ली कि अगर सप्लाई अधिक है और डिमांड कम है तो ऐसी अवस्था में फर्म मनी वेज को कम करने की कोशिश करती है। मनी वेज कम करेगी तो क्या होगा, सप्लाई जो नीचे की तरफ आएगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, रिलेशन कैसा है, सप्लाई में पॉजिटिव, वेज रेट कम होगी, सप्लाई आपकी कम होगी। वेज रेट यहां से नीचे आएगी, सप्लाई में आपकी नीचे आएगी, और ये तब तक नीचे आएगी जब तक ई को टच नहीं कर जाती। इसे बोलते हैं गतिशीलता। समझ पा रहे होंगे आप लोग। हमने जाना जब भी वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी कैसे निर्धारित करते हैं हम आप लोग, जब डिमांड आपकी कम है, सप्लाई आपकी अधिक है, तो मनी वेज रिड्यूस होगा ही होगा, और इन कारणों से आपका होगा। तो
हमने यह जाना कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रकार संभव हो पा रही है, कैसे अप डाउन हो पा रही है। और आपका पहला पॉइंट जो था क्या, वेज क्रिएट्स इट्स सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्धारण करती है। वो कैसे, एक बात समझना, अगर कोई कंपनी जमीन किराए पे लेती है तो उसके बदले में किराया लेती है, लेबर के बदले में मजदूरी, इंटरेस्ट के बदले में कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और उद्यम को लाभ। यानी जब ये एक प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को ये सब कुछ देगा तो फर्म की इनकम तो बढ़ेगी, और अगर फर्म की इनकम बढ़ेगी तो फर्म की डिमांड भी बढ़ेगी। इसलिए इसने कहा अगर कोई फर्म सप्लाई करती है तो डिमांड तो उसकी अपने आप बढ़ेगी। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड हमने जान लिया। और वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी यानी ये आपकी कम भी होती रहती है और बढ़ती भी रहती है, और तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही ना पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, आपको रिलेशन ध्यान रखने हैं। पहला एक ये रिलेशन वेज रेट और डिमांड, इसमें कैसा रिलेशन है, एक ये रिलेशन वेज रेट सप्लाई में कैसा रिलेशन है, एक कंसेप्ट याद रखना है और ये ग्राफ याद रखना है। जब भी क्लासिकल अप्रोच आएगी आपको ये ग्राफ बनाना ही बनाना है, कुछ कंसेप्ट लिखने हैं, ये 2 लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है, फिर कोई समस्या नहीं होगी। चलिए फिर इसके बाद हम अगली वीडियो मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।